हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटोर। आज आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे स्वागत है। और आज स्टूडेंट हम लोग करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, जो कि है यूजीसी नेट 2022 वाला क्वेश्चन पेपर। पेपर 2 जो आप लोगों का होम साइंस है यूजीसी नेट में, आज हम उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। और आज आप देखेंगे कि उसके क्वेश्चंस मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगी, जहाँ पे आप लोगों को डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलने वाली है और आप लोग क्वेश्चन की हेल्प से ही बहुत सारे कुछ और नए कॉन्सेप्ट भी सीख जाएंगे। तो चलिएगा आज के क्वेश्चन पेपर को हम लोग शुरू करते हैं। एंड डेफिनेटली आप लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो ये एक बहुत डिमांडिंग इस टाइम पे हमारा क्या था, स्टूडेंट्स की एक नीड थी कि मैम हमें एक ऐसा क्वेश्चन पेपर करा दीजिएगा जो 2022 वाला है यूजीसी नेट का। तो आज उसके लिए आपका ये क्वेश्चन पेपर आया है। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं। और आज जो आप लोगों को मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रही हूँ, ये आप लोगों को ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर से ही सॉल्व करा रही हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में क्वेश्चन यहाँ पे शो होंगे। तो आप लोगों को क्वेश्चन की आईडी के साथ क्वेश्चन शो होंगे। तो आप लोग चाहें तो बाद में आंसर की को मैच भी कर सकते हैं। जो करेक्शन होगा इसमें वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ कराती जाऊंगी। तो जैसे स्टूडेंट आप सभी लोगों को पता है कि यूजीसी नेट में टोटल आते हैं आपके 150 क्वेश्चंस। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि 150 क्वेश्चन आपके यूजीसी नेट में आते हैं। 150 में से स्टूडेंट 50 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पेपर 1 के, एंड देन 100 क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर 2 के। एंड आपका पेपर 1 एक जर्नल पेपर होता है, पेपर 2 आपका एक सब्जेक्ट वाइज पेपर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे होम साइंस की बात चल रही है, जिसका सब्जेक्ट कोड होता है 12। तो आइए इसके बारे में हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि ये एक ऑफिशियल पेपर है स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे शो हो रहा है, देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 51 से मैं आप लोगों को क्वेश्चंस करा रही हूँ, क्योंकि 51 वाला जो आपका क्वेश्चन है ये होम साइंस का पहला क्वेश्चन है। तो देखिएगा ध्यान से स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कहता है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से देखते हैं। आप लोगों को दोनों लैंग्वेजेस में ये क्वेश्चन शो हो रहा है। Question है student, in the series of National Family Health Survey, the most recent 1920 is। अब आपको पता है कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है, ये जो आपके जो डोमेस्टिक एंड आपके जो फैमिली और हेल्थ से रिगार्डिंग जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करने वाला एक सर्वे होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि मोस्ट रीसेंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, जो आपका लेटेस्ट सर्वे आया है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, उसके बारे में आपको बताना है कि वो इनमें से कौन सा है। NFHS3 है, जो कि इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है, 4 है, 5 है या 6 है। तो स्टूडेंट मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि जो आपका NFHS5 है, ठीक है ना, ये जो 5 नंबर वाला आपका सर्वे है, ये आपका 1920 में आया है और ये एक लेटेस्ट सर्वे है, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षणों की श्रृंखला में जो हाल फिलहाल में आपका लेटेस्ट सर्वे आया है, वो आपका सर्वे नंबर 5 है। अब एक बात और आ जाती है स्टूडेंट, जैसे कि आपकी प्रेरणा मैम की क्लास है, तो आपको कुछ ना कुछ चीज़ें एडिशनल यहाँ पे जानने के लिए मिलेंगी। भले ही क्वेश्चंस कम रहते हैं, बट चीज़ें आपको एडिशनल ज़रूर मिलती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस आपका जो ये सर्वे है, ये कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स को कवर अप करता है। वो पॉइंट्स क्या है स्टूडेंट, जैसे आपका प्री स्कूल एजुकेशन को कवर करता है, ये डिसेबिलिटी को कवर करता है, ठीक है। कितने लोग टॉयलेट फैसिलिटी को एक्सेस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये उस चीज़ को एक्सेस करता है स्टूडेंट, उसको मतलब कवर अप करता है। साथ ही साथ कितने लोगों ने डेथ रजिस्ट्रेशन कराया है, ये उसको कवर अप करता है, ठीक। मेंसुरेशन जो आपका एक टाइम पीरियड है, उसमें कितने लोग ऐसे हैं जो बाथिंग प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, ये उसके रिगार्डिंग कुछ आपके जो पॉइंट्स हैं उन्हें कवर करता है। एंड रीजंस फॉर अबॉर्शंस, ये इन्हें भी कवर अप करता है। तो ये आपका जो लेटेस्ट सर्वे है, ये कुछ सारी चीज़ें हैं जिनको ये कवर करता है, ठीक है स्टूडेंट। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, यानी कि सी आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट, डेफिशिएंसी ऑफ इंटेरिसिक फैक्टर लीड्स टू। अब यहाँ पे सबसे पहले इस क्वेश्चन के आंसर से जानने से पहले हमारे लिए क्या जरूरी है स्टूडेंट, कि व्हाट इज इंटेरिसिक फैक्टर, आखिर ये होता क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं स्टूडेंट कि जो इंटेरिसिक फैक्टर है, इस फैक्टर को हम ध्यान से देख लीजिएगा, आपके गैस्ट्रिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। किस नाम से भी जाना जाता है स्टूडेंट, इसको गैस्ट्रिक, साथ में आप इंटेरिसिक वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, गैस्ट्रिक, ठीक है। इंटेरिसिक फैक्टर के नाम से भी इसको हम जानते हैं स्टूडेंट। और ये होता क्या है, ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। ये एक तरीके का क्या होता है स्टूडेंट, ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो कि आपके स्टमक की जो चीफ सेल होती हैं,
वहां से आपका क्या होता है स्टूडेंट, ये सिक्रीट होता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन की तरफ थोड़ा मुड़ जाते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आपका जो अंतःभूत कारक है इसका अभाव हो जाए तो कौन सी डिसीज हो सकती है ना, कौन सी डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि ये एक क्या करता है, न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में बाधा डालता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आपकी बॉडी में कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम होता है तो आपको उससे क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है। तो क्वेश्चन की तरफ मुड़ते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, परनीशियस अनीमिया एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी। क्योंकि आपका जो ये इंटरिस्टिक फैक्टर होता है, ये बॉडी में विटामिन B12, जिसको हम जानते हैं साइनोकोबालामाइन से, ठीक है ना, साइनोकोबालामाइन उसका साइंटिफिक नेम होता है, ये उस विटामिन के एब्जॉर्प्शन को क्या करता है स्टूडेंट, रोक देता है, बाधित कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, परनीशियस अनीमिया हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये आप लोगों का क्वेश्चन है, दोनों लैंग्वेजेस में मेंशन है। क्वेश्चन है स्टूडेंट, द अमाउंट ऑफ कार्बन डाई प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी, क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड by the body divided by the oxygen consumed by the body in metabolizing the dietary intake is known as। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है कि जो शरीर द्वारा उत्पादित, ठीक है, जो शरीर द्वारा स्टूडेंट आपकी क्या है, उपार्जित कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, उसका विभाजन अगर हम कर दें आपके आहार्य चयापचय के दौरान, ठीक है, जो आपका बेसल मेटाबॉलिज्म है उसके दौरान शरीर द्वारा उपभोग की जाने वाली ऑक्सीजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा प्रोड्यूस हो रही है और आपकी ऑक्सीजन की कितनी मात्रा क्या हो रही है स्टूडेंट, उपभोग हो रही है, उसके रेशो को किस नाम से जाना जाता है। यही आपका क्वेश्चन है कि उसके रेशो को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर क्या होगा, यहाँ सही आंसर जाएगा स्टूडेंट रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, जो 2 वाला ऑप्शन है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसे हम रेस्पिरेटरी एक्सचेंज रेशो के नाम से जानते हैं। इसकी शॉर्ट फॉर्म जो होती है वो RER होती है। ठीक है स्टूडेंट, इसका फॉर्मूला भी यही है कि जो आपकी CO2 का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, आप उसे डिवाइड कर देते हैं O2 के अपटेक से। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा, ये आप लोगों को समझना है यहाँ पे। और स्टूडेंट ये हम करते क्यों हैं, क्या इससे हमें पता चलता है, ये बेसिकली ये बताता है कि जो ओवरऑल एनर्जी का क्या किया जा रहा है, एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के द्वारा कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। ठीक है, इस चीज का हम पता लगाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन देखिएगा, ए फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनायर जर्नली कंसिस्ट ऑफ, आपको बताना है कि जो आपका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनएयर होता है, जर्नली आपको उसमें क्या चीजें सम्मिलित दिखती हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बहुत जरूरी बात कि आखिर ये फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनएयर होता क्या है। तो स्टूडेंट ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपका ये फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनएयर होता है, ये आपका एक तरीका है। किस चीज का तरीका है स्टूडेंट, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, जो आपके पोषण स्तर का निर्धारण करने वाली विधियां होती हैं स्टूडेंट, उनमें से ही एक आपका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनएयर होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये एक तरीके का आपका पोषण स्तर का निर्धारण करने वाली विधियों का आपका क्या होता है, एक डायरेक्ट मेथड होता है। ठीक है, आपको पता है कि कुछ मेथड उसमें डायरेक्ट मेथड होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट मेथड होते हैं। तो स्टूडेंट ये उसमें एक डायरेक्ट मेथड होता है। अब आप इसमें करते क्या है, ए लिस्ट ऑफ फूड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज। ठीक है, आपका जो भी रिस्पोंडेंट है जिसके पोषण स्तर का आप पता लगाने चाहते हो, ठीक है, वो एक दिन में किस भोज्य पदार्थ का उपयोग करता है और कितनी मात्रा में करता है, यानी कि दिन में वो कितनी बार उस चीज को कंजप्ट कर रहा है, इस चीज का आपको ये क्वेश्चनएयर बताता है। मान लीजिए मैं बात करती हूँ कि एक व्यक्ति मिल्क को यूज कर रहा है, ठीक है, तो मिल्क को वो दिन में कितनी बार यूज कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी कि उसने दिन में मिल्क को 5 बार यूज किया है, 10 बार यूज किया है या 2 बार यूज किया है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो ये बताने वाला क्वेश्चनएयर आपका फूड फ्रीक्वेंसी क्वेश्चनएयर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोगों का ये क्वेश्चन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन है, इफ हाइट ऑफ एन अडल्ट वुमेन इज 150 सेंटीमीटर। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन है न्यूमेरिकल टाइप का। अगर एक स्टूडेंट वयस्क महिला है, ठीक है, जिसकी अगर मैं हाइट की बात करूं तो उसकी हाइट सेंटीमीटर में 150 सेंटीमीटर है।
ठीक है। आइडियल वेट एज कैलकुलेटेड बाय ब्रोकाज इंडेक्स। अब इस महिला का मुझे IBW निकालना है, ठीक है ना। IBW निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगी स्टूडेंट, और वो भी किसके थ्रू निकालना है, ब्रोकाज इंडेक्स के थ्रू निकालना है। तो स्टूडेंट जब आप BMI कैलकुलेट करते हैं या ब्रोकाज इंडेक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होगा कि जो हाइट है स्टूडेंट किसमें, सेंटीमीटर में, आप उसे माइनस कर देते हो 100, ठीक है ना। उसमें से आप क्या कर देते हो, माइनस करते हो 100। अब देखिए स्टूडेंट किसी की हाइट कितनी है, 150 है। इसी महिला की बात करें तो हाइट 150 है, ठीक है। ये सेंटीमीटर वाली हाइट है। यहाँ से आपको सिर्फ 100 माइनस करना है और जो भी आपके सामने नंबर्स आएगा, जैसे यहाँ 50 आ गया है, तो यही समझ लीजिएगा इसकी आइडियल बॉडी वेट होगी, ठीक है। इस महिला का जो एक आदर्श वजन होगा कितना होगा स्टूडेंट, 50 kg होगा। सो यहाँ पे थर्ड आंसर आपका सही जाएगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से और समझाऊं आपको, तो आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी हाइट सेंटीमीटर में 162 है, आपको इसका आइडियल वेट निकालना है, तो आप 162 में से माइनस 100 करेंगे, देन आंसर आ जाएगा 62, और 62 kg इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आइडियल बॉडी वेट हो जाएगा। सिंपल। ये जो आपका मेथड है ना ब्रोकाज इंडेक्स, इसको सबसे पहले 1871 में शुरू किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ये जो ब्रोकाज इंडेक्स है स्टूडेंट, सबसे पहले इसे स्टार्ट किया गया है 1871 में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन देखिए, पहले इंग्लिश में सुन लीजिए एक बार। क्वेश्चन है, यदि एक खाद्य सेवा का एक मालिक बहुदिशात्मक उपागम अपनाता है, बहुदिशात्मक का मतलब क्या है, मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच क्या करता है, यूज करता है, लेकिन समन्वय और एकीकरण के बारे में वो काम कार्य प्रदर्शन करता है, तो इस उपागम का किस उपागम के रूप में सर्वोत्तम वर्णन किया जा सकता है। क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है कि एक आपका फूड सर्विस यूनिट है, ठीक है, उसका ओनर एक मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच का इस्तेमाल कर रहा है, यानी कि वो अपने कस्टमर को, किसी एक कस्टमर को टारगेट नहीं कर रहा, वो एक वाइड रेंज ऑफ कस्टमर को टारगेट कर रहा है, और उसके लिए वो अलग अलग तरीके के सारे अप्रोचेस का इस्तेमाल कर रहा है। जैसे भी वो उन्हें टारगेट कर पाए, वो कोशिश कर रहा है कि मुझे हर तरीके से कस्टमर को टारगेट करना है, हर लेवल के कस्टमर को टारगेट करना है, चाहे उसे कोई भी तरीका अपनाना पड़े। तो ये आपका क्वेश्चन अब कहाँ से आया है, पहले तो ये जान लेते हैं। ये क्वेश्चन स्टूडेंट आप लोगों का आया है फूड सर्विस मैनेजमेंट से, ठीक है। इतना ध्यान रखिएगा, जो आपका खाद्य सेवा वितरण प्रणाली है वहां से आपका एक क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन का सही आंसर जाएगा स्टूडेंट शॉटगन अप्रोच। ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। जो आपका सही आंसर जाएगा, इसका मतलब है आपका शॉटगन उपागम। इसी में ऐसा होता है कि जो आपका ओनर है या जो भी आपका मैनेजर है, वो मल्टी डायरेक्शनल अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन है आप लोगों का कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया या पैथोजेनस है स्टूडेंट, माइक्रोबियल की बात करते हैं स्टूडेंट, अगर ऐसा कौन सा माइक्रोबियल एजेंट है जो कि सबसे ज्यादा वाटर को क्या करता है स्टूडेंट, वाटर को कंटेमिनेट करता है, यानी कि जो जल है, जल को कंटेमिनेट करने वाला, संदूषित करने वाला ऐसा कौन सा पैथोजेनस है, उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शंस ध्यान से देख लीजिएगा। फर्स्ट वन इज कोलीफॉर्म, देन सैल्मोनेला, देन कोएफॉर्म एंड देन प्लाज्मोनेला। तो बताइएगा जल्दी से आपका सही आंसर क्या जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में बात किसकी की गई है, एक ऐसे पैथोजेनस की जो वाटर के कंटेमिनेशन में सबसे एक्टिव रहता है। तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। आपका जो कॉलीफॉर्म है वो सबसे ज्यादा क्या करता है स्टूडेंट, वाटर को कंटेमिनेट करता है। ड्रिंकिंग वाटर को कंटेमिनेट करने वाला सबसे बड़ा पैथोजेनस आपका यही होता है। जो भी आपके एनिमल के फीसेस होते हैं उनमें ये पाया जाता है। अगर वो फीसेस आपके ड्रिंकिंग वाटर में मिल जाते हैं किसी भी तरह से, जो आपके जल के स्रोत है वहां मिल जाते हैं, सो ये उन्हें क्या कर देता है स्टूडेंट, कंटेमिनेट कर देता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है स्टूडेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या बताना है कि इनमें से प्लांट फाइबर कौन सा है, ठीक है। तो अब ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट जिन्होंने इन फाइबर के नाम नहीं सुने होंगे वो नहीं लगा सकते हैं आंसर। तो पहले तो आंसर की बात कर लेते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2,
आप लोग जानते हैं कि जो सीसल है वो एक प्लांट फाइबर है। ठीक है, सीसल क्या होता है स्टूडेंट? एक प्लांट फाइबर होता है जो कि कहाँ से बिलोंग करता है? एगवे फैमिली से बिलोंग करता है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ से बिलोंग करता है स्टूडेंट? ये एगवे फैमिली से बिलोंग करता है। अब यहाँ पे जो आपका क्या दिया हुआ है? विकुना दिया हुआ है। विकुना क्या है स्टूडेंट? विकुना एक तरीके की वूल होती है, यानी कि ऊन होती है। ये ध्यान रखिएगा। आपका क्या दिया हुआ है? दूसरा अरामिड दिया हुआ है। अरामिड एंड एंडिक्स, ये दोनों आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? ये दोनों आपके मैन मेड फाइबर होते हैं, या आप कह सकते हो कि सिंथेटिक फाइबर होते हैं। इनमें से जो एंडिक्स दिया हुआ है स्टूडेंट, ये क्या होता है? ये आपका एक इलास्ट्रोमेरिक फैब्रिक होता है या फाइबर होता है, इसमें खिंचावट का गुण होता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैब्रिक इज अ वैप्ड निट फैब्रिक मेड विद निट एंड टक स्टिचेस क्रिएटिंग एन ओपन मैश स्ट्रक्चर? क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा एक खुली जालीदार संरचना बनाने के लिए बुनाई और टक टांकों के प्रयोग से बनाया जाता है? तो क्वेश्चन को समझ लीजिए स्टूडेंट अच्छे से, आंसर को देखते हैं क्या होगा। आंसर जाएगा आप लोगों का स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट? लको हटे। ठीक है जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? लको हटे। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अब ये होता क्या है स्टूडेंट? ये आपका 100% कॉटन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये क्या होती है स्टूडेंट? ये 100% कॉटन होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया है? लको हटे नाम दिया है। ठीक है, इसी को बुनाया जाता है, आपका बनाया जाता है, जो कि बुनाई होती है, एक ओपन मैश फैब्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन है, which of the following is a closely woven fabric with a pebbly surface produced by a Dobby attachment? ठीक है, किसी डॉबी संलग्नक द्वारा उत्पादित दानेदार सतह वाले कोई निकट रूप से बुना हुआ कपड़ा निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? ठीक है, अब यहाँ पे एक बात कही गई है स्टूडेंट जो आपको नोट करनी है, कि कपड़ा ऐसा है जिसकी सतह दानेदार होती है और डॉबी अटैचमेंट से बुना जाता है। ठीक है, कपड़ा ऐसा है जिसकी सतह क्या है स्टूडेंट? दानेदार है, डॉबी अटैचमेंट से बुना जाता है। आपको इस कपड़े के बारे में और एक बात बता देती हूँ, ये कपड़ा काफी एक्सपेंसिव होता है, काफी फाइन होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कपड़ा काफी एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, काफी फाइन होता है। और इसका स्टूडेंट एक कैरेक्टरिस्टिक्स और है कि इसमें ना तिरछी बुनाई बुनी जाती है, तिरछी रेखा वाली बुनाई इसमें बुनी जाती है स्टूडेंट। डायगोनल वीव इसमें डाली जाती है, और अगर आप इसे छुएंगे तो छूने में कैसा लगता है स्टूडेंट? ये काफी स्मूथ लगता है, फाइन लगता है। ठीक है, ज्यादातर आप इस कपड़े का उपयोग किसमें करते हो? जो आपके जो मेंस वियर होते हैं ना, उनमें आप ज्यादा करते हो, जो आपके इवनिंग मेंस वियर होते हैं, है ना, जो आपकी इवनिंग पार्टीज होती हैं, उनमें जो मेंस वियर यूज किए जाते हैं, वहां पे आपका ये फैब्रिक यूज होता है। अब आ जाती है बारी कि आखिर ये फैब्रिक है कौन सा? तो ये फैब्रिक है स्टूडेंट बारथिया। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। जो बारथिया है स्टूडेंट, ये आप लोगों का सही आंसर जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट जो कि आपका बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस पे आप लोगों को मेरे चैनल पे एक शॉर्ट भी मिल जाएगा देखने के लिए। क्वेश्चन है कि गॉड्स स्टैंड फॉर, यानी कि गॉड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देख लीजिएगा कि गॉड्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं स्टूडेंट, ये एक तरीके का मानक चिन्ह है या एक स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है, आप समझ सकते हैं, जो कि टेक्सटाइल फैब्रिक के लिए यूज किया जाता है, कपड़ों के लिए यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट ग्लोबल ऑर्गेनिक टेक्सटाइल स्टैंडर्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। और ये मार्क बताता क्या है स्टूडेंट, कि जिस टेक्सटाइल को, यानी कि जिस आप फैब्रिक को यूज कर रहे हैं, वो 95% आपकी ऑर्गेनिक टेक्सटाइल है। इस चीज के लिए आपका ये मार्क होता है गॉड्स मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन आपका 3 यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और ध्यान से देखते हैं आपका क्वेश्चन क्या रहने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है? द क्रॉस सेक्शनल व्यू ऑफ ए मर्चराइज्ड कॉटन फाइबर अंडर द माइक्रोस्कोप लुक्स। आपको पता है ना कि जब हम माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, आपका कोई भी अगर फैब्रिक है स्टूडेंट या फाइबर है, फाइबर की बात करती हूँ, कोई भी अगर फाइबर है स्टूडेंट, तो आप उसका बहुत सारे तरीकों से टेस्ट करते हो। ठीक है, जिससे कि आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सको, पहचान कर सको।
कुछ होते हैं आपके माइक्रोस्कोपिक टेस्ट, कुछ होते हैं बर्निंग टेस्ट, कुछ होते हैं केमिकल टेस्ट, कुछ होते हैं आप लोगों के फील्ड टेस्ट, है ना, बहुत सारे टेस्ट आप लोगों के किए जाते हैं। अब यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक टेस्ट की बात हो रही है, तो स्टूडेंट माइक्रोस्कोपिक टेस्ट भी आपके दो तरह की स्ट्रक्चर्स बताते हैं। एक बताते हैं लॉन्गिट्यूडनल जो कि लंबाई में होती है, एक बताते हैं क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर जो कि चौड़ाई में होती है। यहाँ पे बात क्या की गई है स्टूडेंट, क्रॉस सेक्शनल व्यू की बात की गई है, तो इसका मतलब ये कौन से व्यू की बात कर रहे हैं, चौड़ाई वाले व्यू की बात कर रहे हैं आपके कॉटन फाइबर की। ठीक है, अब इन्होंने एक कंडीशन और अप्लाई की है कि कॉटन भी मर्चराइज्ड कॉटन है। मर्चराइज्ड आप जानते हैं क्या होता है, मर्चराइजेशन एक तरीके की फिनिशिंग होती है जो कि कॉटन और आपके लिनन पे अप्लाई की जाती है। और ये क्यों की जाती है, जिससे कॉटन में थोड़ी चमक आ सके और कॉटन का कपड़ा आसानी से डाई को एब्जॉर्ब कर सके, रंग को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सके, इस चीज़ के लिए आपकी ये फिनिशिंग की जाती है। तो कॉटन के फाइबर को जब आप माइक्रोस्कोप में देखोगे तो उसकी जो स्टूडेंट आपकी अनुप्रस्थ काट होगी वो दिखने में कैसी लगेगी, राउंड लगेगी। ठीक है स्टूडेंट, कैसा दिखेगा वो गोलाकार दिखेगा। तो यहाँ पे आप लोगों का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग फुल स्लीव्स गैदर्ड ऑन अ नैरो कफ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत अच्छा है, और आप लोग जानते हो कि जब मैंने आप लोगों को टेक्सटाइल पढ़ाया है तो ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बड़े अच्छे से क्लियर कराया है कि स्लीव्स कितने टाइप्स की होती हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग फुल स्लीव्स। अब क्वेश्चन को समझ लो, एक आस्तीन है, ये एक लड़की हो गई, उसकी ये गर्दन हो गई। ठीक है, ये उसने एक क्या पहन लिया, टॉप पहन लिया। अब मैं उसका क्या बना रही हूँ, ये बॉर्डेक्स बना रही हूँ, यहाँ पे मैंने स्लीव्स बना दी। ये स्लीव्स स्टूडेंट लंबी स्लीव्स हैं। ठीक है, ये स्लीव्स क्या हैं स्टूडेंट, लंबी स्लीव्स हैं। और इन लंबी स्लीव्स में मैंने क्या स्टेटमेंट जोड़ा है आगे, कि गैदर होती हैं यानी कि चुन्नटें होती हैं, और एक नैरो कफ होता है। तो यहाँ तक ये आस्तीन इस तरह की हो गई। यहाँ पे इस आस्तीन में स्टूडेंट क्या डलेगा, एक नैरो कफ डलता है, और यहाँ पे चुन्नटें होती हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट, एक नैरो कफ है, यहाँ चुन्नटे हैं। तो ये कौन सी आस्तीन होगी, याद करो जल्दी से, बिशहॉप स्लीव्स। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर। जो आपकी बिशहॉप स्लीव्स होती हैं स्टूडेंट, वही आपकी लंबी स्लीव्स होती हैं जिनमें आगे एक कफ होता है, नैरो कफ होता है, और थोड़ी थोड़ी गैदर्स यानी कि चुन्नटे डाली जाती हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैशन अडॉप्टेशन थियरी। आप लोग जानते हो ना कि फैशन का ना एक ट्रेंड आता है, कि कभी आपको लगेगा कि भाई ये जो फैशन है ये बहुत पीक पे गया, कभी आपको लगेगा बिल्कुल डाउनफॉल में चला गया, कभी आपको लगेगा कि डाउन नहीं हो रहा है, अब ये बिल्कुल फ्लैट चल रहा है, ना अप ना डाउन, बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। तो ये आपकी फैशन के अडॉप्टेशन की थियरी होती है, कि जो फैशन है जब लोग उसे ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो वो जिन फेजेस से गुजरता है, समझ लीजिए वही आपकी ये थियरी है। तो ये रट लो बहुत अच्छे से, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है यूजीसी नेट का, कि फैशन की थियरी आपकी कितनी होती है स्टूडेंट। पहली बात, फैशन की थियरी होती है 3, ये आप लोगों को याद रखना है। 3 थियरी होती है टोटल आपके फैशन की। फर्स्ट वन इज ट्रिकल डाउन थियरी, तो ये तो आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टूडेंट ट्रिकल अक्रॉस थ्योरी, ये भी आंसर नहीं होगा। एंड द लास्ट वन इज ट्रिकल अप थ्योरी, ये भी आंसर नहीं होगा। आंसर क्या जाएगा, ट्रिकल डायगनल थियरी, क्योंकि डायगनल जैसी थियरी आपके फैशन में होती ही नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ध्यान रखना, अप डाउन अक्रॉस, मैंने बोला था ना फैशन बहुत ऊपर गया, फैशन बहुत नीचे आ गया, एंड फैशन बिल्कुल समान चल रहा है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो हो गया ना अप डाउन एंड अक्रॉस। यही आपका सही आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ बिजनेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्लासिफाइड एज एन एंटरप्रेन्योर। अगर आप व्यापार के प्रकार के अनुसार देखते हैं तो इनमें से कौन वो व्यक्ति है स्टूडेंट जिसे आप एक उद्यमी नहीं मानेंगे। एक है आपका ऑप्शन होलसेल ट्रेड, दूसरा है रिटेल ट्रेड, तीसरा है एक्सपोर्टर्स एंड एन रूरल एंटरप्रेन्योर। अब देखो ये तो हर कीमत पे रहना ही रहना है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। एक्सपोर्टर भी होगा ना कहीं वो प्रोड्यूसर है तभी तो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये भी आंसर नहीं होगा। रिटेल ट्रेड, उसने भी अपनी खुद की क्या की है स्टूडेंट, शॉप ओपन की है, सो वो भी एक बिजनेसमैन होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। करेक्ट आंसर जाएगा होलसेल ट्रेड। सो ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये होलसेलर भी कहाँ से ले रहा है, ये होलसेलर भी माल को किसी प्रोड्यूसर से ले रहा है, तो इस व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर नहीं मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट।
क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, द डे लाइट क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इनसाइड द रूम इज, यानी कि कमरे के भीतर किसी एक पर्टिकुलर बिंदु पे जो दिन में प्रकाश का गुणक होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद करने पड़ेंगे क्योंकि जो आप लोगों का एक प्रॉपर सब्जेक्ट का पार्ट है जिसको हम कहते हैं ना इंटीरियर डेकोरेशन वाला जो पार्ट है आपका रिसोर्स मैनेजमेंट में, होम मैनेजमेंट में, वहीं से लाइट अरेंजमेंट वाले आपके सेक्शन से ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। जो कमरे के भीतर क्या होता है, मान लीजिए एक कमरा है, कमरे के भीतर क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो दिन में लाइट पड़ रही है उसके क्वेश्चन को किस नाम से जानते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के नाम से जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, एक्ट दैट गवर्न्स कंज्यूमर डिस्प्यूट इज, अधिनियम जो उपभोक्ता विवादों से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, ध्यान से देख लीजिएगा। प्रिवेंशन एंड फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954 में आया है, आप लोग जानते हो अच्छे से, पर ये तो खाद्य मिलावट से रिलेटेड है ना, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। एमआरटीपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस वाला एक्ट है आपका, ये भी आंसर में नहीं जाएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, ये भी आंसर में नहीं जाएगा। जहां कंज्यूमर है और वहां क्या ना हो, कंज्यूमर आपका प्रोटेक्शन एक्ट ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1986 वाला जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वही आपका सही आंसर होगा। क्योंकि अगर आप जानते भी हो कि जो आपका FSSAI है, ठीक है, जब से आपका ये आया है तब से आपके उसके पहले जितने भी एक्ट फूड से रिलेटेड थे वो सब आपके अब इसके अंतर्गत आ गए हैं, तो अब ओवरऑल बॉडी ये हो गई है। तो ये तो आपके फूड वाले हो गए, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ए मार्क दैट इंश्योर दैट प्रोडक्ट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। वेरी सिंपल क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि जितने भी मार्क होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड मार्क होते हैं, 100% पेपर में पढ़ के जाना है क्योंकि मार्क्स से क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट, सो हॉल मार्क आप लोगों को पता है कि कहाँ लगाया जाता है, गोल्ड पे लगाया जाता है। एग मार्क आपके किस पे संबंधित है स्टूडेंट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, ऐसा मार्क जो कि उन प्रोडक्ट्स पे लगाया जाता है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यानी कि जो इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाते, एंड दिस इज इको मार्क। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। इको, इन्वायरमेंट, तो क्या जाएगा सही आंसर, इको मार्क, है ना। कहते हैं ना इको फ्रेंडली, वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, थोड़ा थोड़ा रिलेट करो। फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, निम्नलिखित में से कौन प्रबंध का नियंत्रण कार्य नहीं है। अब एक बात फंडा अच्छे से समझ जाओ, मैनेजमेंट के कुछ प्रोसेस होते हैं, है ना, मैनेजमेंट प्रोसेस जो आपका होता है उसके अंदर कुछ स्टेप्स होते हैं। देन फर्स्ट वन इज प्लानिंग, सेकंड क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड इज कंट्रोलिंग, देन क्या आता है स्टूडेंट, डायरेक्टिंग, देन कंट्रोलिंग, एंड देन इवेल्युएशन। ये आप लोगों को याद रखना है, कई बार एग्जाम में इसकी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ ली जाती है। सो प्लानिंग होता है, ऑर्गेनाइजिंग होता है, कंट्रोलिंग होता है, डायरेक्टिंग होता है, कोऑर्डिनेटिंग होता है, एंड इवेल्युएशन होता है। ठीक है, आप चाहो तो इवेल्युएशन आपका ये ध्यान रखिएगा कि ये लास्ट ही है। इसको याद करने का तरीका है कि इवेल्युएशन हमेशा लास्ट है एंड प्लानिंग हमेशा स्टार्टिंग में होती है। तो कंट्रोलिंग वाले प्रोसेस में इनमें से क्या इंक्लूड नहीं किया जाता, ये आपका क्वेश्चन डिमांड कर रहा है। तो ऑप्शंस देखिएगा ध्यान से, वर्तमान कार्य निष्पादन का मापन और इसकी तुलना। अब यहाँ क्या आ जाता है, मापन और तुलना। ठीक है, कार्य निष्पादन को ठीक करने के लिए कार्य करना, टू टेकिंग एक्शन टू करेक्ट परफॉर्मेंस। अब स्टूडेंट क्या बात आती है यहाँ पे, टेकिंग एक्शन, ठीक है, टू परफॉर्मेंस, यानी कि एक्शन और परफॉर्मेंस के लिए आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो, उसके लिए आपको क्या लेने हैं, एक्शंस लेने हैं। तो भाई ये कंट्रोल करने वाला पर्सन ये तो करेगा ही ना, आपकी परफॉर्मेंस को करेक्ट तो वो हर हालत में करेगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि नॉट वाला आंसर बताना है। ठीक है, स्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, देखो परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स बनाना कंट्रोल वाले करने वाले पर्सन का कार्य नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर जाएगा। टेकिंग रिव्यू फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, वो आपको ये बता सकता है कि देखो पहले ऐसा हुआ है, पहले जो काम किए गए हैं उनमें ऐसा हुआ है, आप इस तरह कर लीजिए तो शायद बेटर हो जाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि ये तीनों फंक्शन कंट्रोलिंग के हैं। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, द एनवायरमेंट दैट इंक्लूड्स सोसाइटियल एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम इज,
परिवेश जिसमें समाज और संरचना संबंधी तंत्र शामिल हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो इस क्वेश्चन में मैं 50-50 खेलूंगी, और 50-50 जब मैं खेलूंगी स्टूडेंट्स, तो मैं दो ऑप्शन को पहले ही एलिमिनेट कर देती हूँ, क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट तो है नहीं। इन्वायरमेंट तो ये दो होते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। अब माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट की बात करूं तो माइक्रो इन्वायरमेंट आपको जैसे कि पता चल रहा है कि एक नैरो टर्म है, माइक्रो मतलब छोटा, तो यहाँ पे वो चीजें आ जाएंगी जो बहुत ज्यादा ब्रॉडर नहीं है, जैसे कि आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, तो ये तो आंसर होगा नहीं। ये आपका मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो लार्जर इन्वायरमेंट है। आपको पता है ना कि मनुष्य क्या है, एक सोशल एनिमल। आपके समाज की सबसे प्राथमिक इकाई क्या है? परिवार है। तो पहले आ गया मनुष्य, मनुष्य के ऊपर है परिवार, परिवारों से मिलके क्या बनेगा? समाज। तो ये क्या है? ये एक ब्रॉडर सिस्टम है ना? तो सही आंसर क्या जाएगा? मैक्रो इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को समझना है, बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स टू इम्प्रूव थर्मल कंफर्ट एंड रिड्यूस एनर्जी यूज इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स? निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य आवासीय भवनों में तापीय आराम में वृद्धि करना और ऊर्जा के प्रयोग को कम करना है, यानी कि अंदर घर के टेम्परेचर को मिनिमम रखना और जो आपका एनर्जी एक्सपेंडिचर है उसको कम करना। ये कौन सा इनमें से आपका फैक्टर है, कौन सी ऐसी विधि है जो कि घरों में इन दोनों कामों के लिए आजकल इस्तेमाल की जाती है? ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर समझने के लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि सही आंसर जाएगा स्टूडेंट आपका गृह। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर। ये जो गृह है स्टूडेंट, ये एक तरीके का क्या होता है? ये एक आपका असेसमेंट है जिसका नेम होता है ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, और आप इसे क्यों यूज करते हैं इस असेसमेंट को? जिससे कि घर के अंदर जो आपका टेम्परेचर है वो मिनिमम रह सके, उसकी वजह से आपको कंफर्ट रहे, बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है व्यापक विकासात्मक विकारों की रेंज तीक्ष्ण विकार से लेकर मंद विकार तक होती है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? आपका जो परसेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम सीवियर डिसऑर्डर टू माइल्डर डिसऑर्डर, इज कॉल्ड, किस नाम से जानते हैं? अब आपका डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है स्टूडेंट, पहला फंडा ये समझ लो, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, वो स्टूडेंट काफी सीवियर लेवल से लेके आपका माइल्डर लेवल तक है, और काफी सीवियर भी है और काफी माइल्डर भी है, और वो विकासात्मक आपके विकारों से संबंधित है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? क्वेश्चन का आंसर होगा ऑटिज्म, या फिर आप कह सकते हो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार। ये आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट? सही आंसर होगा। ध्यान से देख लीजिएगा, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये आप लोगों का क्या जाएगा स्टूडेंट? सही आंसर जाएगा। और ये वो विकार है जिसमें आपका जो डिले होता है ना, जो देरी होती है, वो किन चीजों में होती है स्टूडेंट? आप लोगों की जो बच्चा है, बच्चे का जो स्टूडेंट एक सोशल डेवलपमेंट है, या कह लीजिए सोशल स्किल्स हैं बच्चे की। ठीक है, और दूसरी स्टूडेंट बच्चे की जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। ठीक है, जो बच्चे की कम्युनिकेशन एंड आपकी सोशल स्किल्स हैं, उनमें डिले देखा जाता है जब ये डिसऑर्डर बच्चे के अंदर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर हो गया स्टूडेंट ऑप्शन नंबर 2। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है स्टूडेंट, एंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है बायोलॉजिकल चेंजेस इन एल्डरली डू नॉट रिजल्ट इन। ठीक है, जो आपके क्या होते हैं स्टूडेंट? क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन है जो वृद्ध जन होते हैं, ठीक है, उनमें जैविक परिवर्तन होते हैं, आप सभी लोग जानते हो। तो वृद्ध जनों में जो जैविकीय परिवर्तन होते हैं, उनमें इनमें से किस चीज को इंक्लूड नहीं किया जाता? ठीक है, ऑप्शन ध्यान से देख लीजिएगा। फंक्शनल लॉस और डिक्लाइन, इंक्रीज रिस्क ऑफ डिसीज, ह्यूमन मोर्टेलिटी, चेंज इन द आईक्यू। तो इस क्वेश्चन को तो भाई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। जब वृद्धों की बात चल रही है स्टूडेंट, वृद्धों में आप जैविक के परिवर्तन में किसे इंक्लूड नहीं करोगे? आईक्यू में बदलाव, सिंपल। बताओ भाई, खुद देखो, क्या आईक्यू और वृद्ध अवस्था में क्या आप आईक्यू के संबंध में बात करते हैं? आप खुद बताइएगा, अगर आप वृद्ध अवस्था की बात करते हैं स्टूडेंट, क्या आप आईक्यू की बात करते हैं? आईक्यू की बात कब की जाती है? जब हम एक बच्चे की बात करते हैं ना, इंटेलिजेंस की।
एंड वृद्ध अवस्था में इंटेलिजेंस डेवलपमेंट हम नहीं देखेंगे। तो आपका जो ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है इसमें चेंज होना, ये आप लोगों का इसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है, ब्रूनर ने उन रोमन विद्वानों द्वारा उपयोग में लाई गई यथार्थता के प्रतिनिधित्व के तरीकों की रूपरेखा तैयार की जिन्होंने विश्व के बारे में उनकी अवधारणात्मक समझ विकसित की है। ठीक है, सो बेसिकली जो आपका ये क्वेश्चन है ये है कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड, एंड ब्रूनर का आपका यहाँ पे सिद्धांत लागू किया गया है जिन्होंने एक कॉग्निटिव रिप्रेजेंटेशन का क्या दिया है, आपका थियरी दिया है। ठीक है, ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एंड ये ब्रूनर की थियरी आप लोगों की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दूं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड ही आपकी ये एक थियरी है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे पहले ये देख लेते हैं फिर आप लोगों को समझा देती हूँ। क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, आपका इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिंबॉलिक। अब देखो यहाँ पे क्या पता चल रहा है, इनएक्टिव का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जो भी आपकी, अगर मैं बात करती हूँ रिप्रेजेंटेशन होगी नॉलेज की, वो किसके थ्रू होगी स्टूडेंट, इनएक्टिव में होगी आपकी एक्शंस के थ्रू। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे जो भी नॉलेज का रिप्रेजेंटेशन होगा वो एक्शंस के थ्रू होगा। अगर मैं बात करती हूँ आइकॉनिक, आइकॉनिक मतलब आइकन्स है ना, तो आइकॉनिक में आपका किसके थ्रू होगा स्टूडेंट, आइकॉनिक में होगा आपकी विजुअल समराइजेशन के थ्रू, यानी कि इमेजेस के थ्रू। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, पहले वाले में एक्शन मेन रोल प्ले करेंगे, दूसरे वाले में आपकी इमेजेस मेन रोल प्ले करेंगी, एंड द थर्ड वन इज सिंबॉलिक। एंड सिंबॉलिक में क्या होता है स्टूडेंट, सिंबॉलिक का मतलब है सीधे सीधे सिंबल्स। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोगों के जो वर्ड्स होंगे एंड आप लोगों के जो सिंबल्स होंगे ये मेन रोल प्ले करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से देख लीजिएगा, जो आप लोगों के सिंबल्स होंगे एंड आप लोगों के क्या होंगे स्टूडेंट, आपके वर्ड्स होंगे, वो यहाँ पे आपका क्या करेंगे स्टूडेंट, मेन रोल प्ले करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन कह रहा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट आर, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगेन ये क्वेश्चन आपका कहाँ से रिलेटेड है, कॉग्निटिव एंड सोशियो इकोनॉमिकल। ठीक है, डोमेन से रिलेटेड है डेवलपमेंट के, ये भी समझ लीजिएगा, जो आपके डोमेन्स होते हैं, जो अलग अलग एरिया हैं, एस्पेक्ट्स हैं डेवलपमेंट के, उनसे रिलेटेड है। क्वेश्चन देखिए, विकासात्मक मनोवैज्ञानिक विकास के मुख्य क्षेत्रों जैसे संज्ञानात्मक और सामाजिक संवेदात्मक विकास के बारे में संबंधों पर आधाकाधिक, क्या आपका ये अधिकाधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये आखिर कौन सी विधि है, ये कौन सी थियरी है। तो क्वेश्चन को देख लीजिएगा, हमने इस क्वेश्चन को याद करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि मल्टी डायरेक्शनल बात चल रही है। ठीक है, किस चीज की बात चल रही है स्टूडेंट, मल्टी डायरेक्शनल बात चल रही है, क्योंकि वो आपके हर डोमेन को कवर कर रहा है। आपको पता है ना डेवलपमेंट के कुछ डोमेन होते हैं, तो एक ऐसी थियरी है, एक ऐसी ओरिएंटेशन है जो कि हर डोमेन को कवर करती है, बीच में डेवलपमेंट है, और समझ लीजिएगा चारों तरफ जो मैंने आपके ब्लॉक्स बनाए हैं ये आपके अलग अलग आपके क्या हो जाते हैं, डोमेन्स हो जाते हैं। तो क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर जाएगा एक्लेक्टिक वर्टिकल ओरिएंटेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। जो ये एक्लेक्टिक वर्ड है ना, ये रिलेटेड ही इसी चीज से है, जब आपकी मल्टी सेक्टरल कोई काम हो रहा होता है, मल्टी अप्रोचेस यहाँ पे चल रही हो। तो स्टूडेंट ये था आपका आज की इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट, जहाँ पे आपने यूजीसी नेट 2022 के क्वेश्चन पेपर के आज टोटल 25 क्वेश्चंस को आप लोगों ने समझा है। आपको इसी तरह से 4 पार्ट्स में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, जहाँ पे आप 25 के सेट में अपने पूरे क्वेश्चंस को कर पाएंगे, जो कि यूजीसी नेट 2022 पेपर 2 होम साइंस में आप लोगों के पूछे गए हैं। सो अगर वीडियो अच्छी लगी है जल्दी से लाइक करो, शेयर करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो, जिससे कि